यस सर आया। ओके ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। निकिता नहीं आया ना वापस? नहीं सर। काजल प्रगति इज देयर, नील इज देयर, पायल इज देयर, विश्वजीत इज देयर। ओके Yes, sir, I am here. ओके 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 प्रगति, आवाज आ रहा है आपका? स्क्रीन शो हो रहा है, देखो तो। यस सर। यस सर। ओके निकिता के वहां पर भी प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ओके तो देखो टॉपिक क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब लोग ये एक्ट के बारे में पहले भी सुने होंगे। ठीक है, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट। तो आखिर हम लोग कंपनीज एक्ट पे पहुंच ही गए। तो बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेवल पे बता दूं कि ये कंपनीज एक्ट है क्या, क्या काम करते हैं। इसके ऊपर ना आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में एक कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्टरी आपको मिलेगा। कोई बात नहीं, जो है वहाँ पर उसको तो मैं आपको रेफर करूंगा ही, लेकिन आज हम लोग फ्रेशली पढ़ेंगे। हर एक चीज़ थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा, और जो भी मैं बोलूँगा तो रेफर अगर करूँगा कि वो वीडियो एक बार देख लेने के लिए, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वो बाद में बात कर लेंगे, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं। तो मेनली कंपनीज एक्ट जो है उस पर मेनली फोकस करते हैं अभी। कंपनीज एक्ट 2013 क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 ये विश्वजीत मुझे थोड़ा सा ये सेंड कर दो, वो लिंक शेयर कर दो वो मीटिंग का। यस सर भेजते हैं। ओके सेंड कर देता हूँ, निकिता ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ओके। देख, कंपनीज एक्ट 2013 का जो मेन फैक्ट है दैट इज कि इंडिया में अभी आप लोग जानते हो कि क्योंकि बिजनेस लेवल पे क्या सिचुएशन है, मेनली आप लोग कंपनीज पे जॉब करने के लिए इतना सारा पढ़ाई कर रहे हो। तो आगे जाके जब आप लोग कंपनी में जॉब करोगे एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, वट एवर बी योर प्रोफेशन, बट आपको हमेशा एक चीज पे ध्यान देना है कि मिल आप। गया। हाँ ओके ठीक है, मुझे मिल गया। आप लोगों को हमेशा एक चीज पे ध्यान देना है कि कंपनी का जो लीगल मैटर्स है वो प्रॉपरली हैंडल हो जाए। तो ये कंपनी का लीगल मैटर्स कहाँ लिखा होता है? कंपनी का लीगल मैटर्स कंपनीज एक्ट में लिखा होता है कि एक कंपनी किस तरह से फंक्शन करेगा, एक कंपनी किस तरह से फंक्शन करेगा, इसका ईच एंड एवरी डिटेल्स कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है। इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था अपने देश में, अपने इंडिया में। इससे पहले जो कंपनी का एक्ट था वो 1956 था। बट क्योंकि टाइम के साथ साथ कंपनीज का बिजनेस करने का पैटर्न भी चेंज हुआ है। कहाँ 1956 मतलब नियर अबाउट आपका इंडिपेंडेंस के टाइम का बात है। तो आप लोग थोड़ा ना सर कोई थोड़ा म्यूट कर लो, अपना जो भी ऑडियो है उसको प्लीज म्यूट कर लो, नहीं तो ना आवाज आएगा। मैं म्यूट करना भूल गया आप लोगों को, आप लोग खुद कर लो प्लीज। और जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग अनम्यूट कर लेना। ओके तो अभी साउंड आ रहा है ना क्लियरली? Yes, sir. ओके ठीक है। तो मेनली 1956 के टाइम पे कंपनीज जो था, कंपनीज एक्ट जो था वो पुराना एक सिस्टम पे जो था, वो एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बाद जो कंपनीज था अपने इंडिया में उसको चलाने के लिए एक पैटर्न बनाया गया था। लेकिन आफ्टर 2000 स्पेशली मतलब जैसे समय बढ़ता गया और 90s के बाद इंडिया में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, ठीक है, ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी भी हम लोग जानते हैं इसको, लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस। इसके तहत इकोनॉमी में जो एक न्यू चेंजेस आया, उससे पहले इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी में उतना अच्छा
भाग नहीं ले पाता था, उतना भी अच्छा पार्टिसिपेशन नहीं था इंडिया का। तो उसके बाद जैसे फॉरेन इकोनॉमी भी काफ़ी इंडिया में इन्फ्लुएंस आने लगा, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आने लगा, तो कंपनी का ग्रोथ होने लगा। एक तो फॉरेन कंपनी से बिजनेस का एक इफेक्ट लेके इंडिया में भी नया नया बिजनेस का एक इंस्पिरेशन आया, तो इंडिया में कंपनी में ग्रोथ आने लगा। उसके बाद फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में आ गए, जैसे आप लोग जानते हो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसा कंपनी, फेसबुक जैसे कंपनी। देयर आर लॉट्स ऑफ फॉरेन कंपनीज। मोटर कंपनीज में अगर देखा जाए, मोटर में जैसे कि सुजुकी, मर्सिडीज वगैरह, अलग अलग कंपनीज इंडिया में अपना बिजनेस करते हैं। तो पॉइंट है कि इतना सारा कंपनी लेवल में बहुत सारा डिटेल्स में बिजनेस में बातचीत होता है, तो हर एक पॉइंट पे एक लीगल इश्यूज होते हैं, और उस लीगल मैटर को हम लोग मेनली कंपनीज एक्ट में डिस्कशंस करेंगे। आगे और भी बहुत सारा बातें होंगे, लेकिन हम अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी देके अब हम लोग कोशिश करते हैं कि इसके अंदर डीप टाइप करने का। तो चलो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग मेनली क्या जानेंगे, दैट इज स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू द वर्किंग नॉलेज ऑन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द Companies Act 2013, and after reading this chapter the student should be able to understand the following aspects। क्या क्या जानने को मिलेगा? कंपनी एंड कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। ठीक है, इस कॉर्पोरेट वेल पे यूट्यूब में वीडियोस भी है, आप देख सकते हो वहाँ पर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। एंड अनदर थ्योरी इज जैसे कि रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, किस तरह से कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है और उसका इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। मतलब सिंपल बोला जाए तो एक कंपनी किस तरह से मार्केट में आता है और कैसे इनकॉर्पोरेट होता है एक कंपनी को। मतलब जैसे कि मानो कि आपको कल कंपनी बिल्डअप करना है, एक कॉर्पोरेट बिजनेस बिल्डअप करना है, तो आप किस तरह से अपना बिजनेस को एक कंपनी बना सकते हो। आप लोगों में से किसी को ऐसा इच्छा है कि आप आगे जाके एक बिजनेस या कंपनी बिल्डअप करोगे? एनीवन हैव दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव करेंटली? किसी के मन में ऐसा चलता है कि आई वांट टू बिल्ड ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आई मतलब योर ओन कंपनी? है किसी के दिमाग में ऐसा? नहीं? हाँ या ना बोलो ना। Yes, sir. है? अरे वाह, मतलब कंपनी बनाओगे आप लोग, कंपनी में सिर्फ नौकरी नहीं करोगे। ओके, सुन के अच्छा लगा कि आप कंपनी बनाना चाहते हो, ये ज़रूरी है। और आगे मतलब करेंटली इंडिया जिस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशंस में धीरे धीरे जा रहा है, इवन अक्टूबर से तो रिसेशन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि रिसेशन आने वाला है। रिसेशन मतलब समझते हो? रिसेशन मीन्स मंदी। मंदी मीन्स जिसको बंगाली में हम लोग बोलते हैं मंदावस्था। इट्स लाइक जॉब क्राइसिस क्रिएट होगा, जॉब कट होगा, ले ऑफ होगा। मीन्स हर जगह से एक प्रॉब्लम, और बहुत सारा लोग मतलब जॉब, न्यू जॉब क्रिएशन तो छोड़ो, मतलब जो ओल्ड जॉब्स हैं वो भी जाने वाला है, ऐसा एक सिचुएशंस क्रिएट होगा। इट्स अ वेरी हार्ड सिचुएशंस फॉर द वर्ल्ड एंड ऑल्सो स्पेशली फॉर द इंडिया, क्योंकि ऐसे हार्ड सिचुएशंस में लड़ने के लिए कंपनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि इतना सारा ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनीज हो, यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग नौकरी करते हैं और लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं उनका फैमिली। तो इट्स अ वेरी हार्ड सिचुएशन। लेकिन क्या कंपनी बैठे बैठे किसी को पेमेंट दे सकता है? अगर उनका बिजनेस नहीं चलेगा तो वो किस तरह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है? तो उनको भी देखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत बैलेंस वो जरूर कर सकता है, लेकिन बैठे बैठे विदाउट एनी प्रॉफिट, विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट, हाउ कैन दे पे देयर एम्प्लॉइज? ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए उनको ले ऑफ भी करना पड़ेगा। जैसे ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे अगर न्यूज़ फॉलो करते हो तो, जैसे कि जोमेटो, ओला ऑलरेडी ले ऑफ करना चालू कर दिया है। जोमेटो में भी कम से कम 1100 के आसपास, 1100 नियर अबाउट, एंड ओला में भी करीब करीब 1500 के आसपास ले ऑफ चालू हो चुका है। तो इट्स अ बिग थिंग, मतलब इट्स अ रियली बिग इशू, रियली बिग इशू कि आगे का सिचुएशंस क्या होगा। तो जो भी हो, हम लोग आज थोड़ा देखेंगे कि न्यू कंपनी बनाना जरूरी है। हम लोग बनाओ तो कि इकोनॉमी एक सुधार ला सके। तो कंपनी एंड कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट। मतलब कंपनीज एक्ट में कंपनीज को कितना तरह से मतलब क्लासेस में बांटा जाता है। रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन किस तरह से किया जाता है कंपनी का। आगे अगर आप प्रोफेशंस भी मतलब प्रोफेशनल बनोगे, लाइक चार्टर्ड, सीएस, इनका मेन काम होता है कि जब भी उनके पास कोई क्लाइंट आए, वो आके आपको बस यही बोलेगा कि सर मेरे को रजिस्ट्रेशन करना है अपना कंपनी का, आई वांट टू बिल्ड कंपनी, सो उसके लिए मुझे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चाहिए, आई वांट टू नो दैट हाउ टू डू दैट। एंड एक्चुअली सीए में वो लोग ये काम करते हैं। स्पेशली कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बात करूंगा मैं। कंपनी सेक्रेटरी ये सब काम के लिए बहुत जाने जाते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सिर्फ रजिस्ट्रेशन से ही बात नहीं चलेगा, फिर सेबी रजिस्ट्रेशन आ जाता है। जब एक कंपनी पब्लिक लिस्टेड होते हैं तो वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं।
तो पब्लिक लिस्टेड करने के पीछे वो कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाएगा। ये सभी चीज़ हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि कैसे पब्लिक कंपनी बना जाता है, कैसे प्राइवेट कंपनी बना जाता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, एक कंपनी बिल्डअप का थॉरो प्रोसेस यू विल गेट टू नो हियर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब ये होता है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का लॉ। मतलब ये मेमोरेंडम में लिखा होता है कि क्या करना है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कैसे करना है। ठीक है, मतलब एक कंपनी हाउ टू रन, जैसे अपनी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि क्या है क्या नहीं है, वॉट एवर इंडिया क्या है, ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। और हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना अपना सिस्टम है, उसको बोलते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट को चलाने का लॉ। तो दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, काइंड ऑफ दैट। मतलब यू कैन रिलेट इट लाइक दिस वे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब कंपनी का एक ऐसा रूल बुक जहां लिखा होता है कि कंपनी का पूरा ऑब्जेक्टिव, डिटेल्स में आगे बात करेंगे कि कंपनी है क्या, क्या करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कौन से फील्ड में फोकस करता है। तो ये एवरीथिंग मेमोरेंडम में लिखा रहता है, मतलब वो उसका जो एजेंडा है, ठीक है, उसका डिटेल्स थिंग। और आर्टिकल मतलब ये कि वो हर साल क्या कर रहा है, ठीक है, किस तरह से कर रहा है, मतलब रियलिटी में वो किस तरह से ईच एंड एवरी ईयर अपना वर्क को प्रोग्रेस कर रहा है, वो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तब और डिटेल्स में पता चलेगा। तो अभी देख लेते हैं कि चैप्टर ओवरव्यू, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसमें हम लोग जानेंगे इसका फीचर्स, कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, इन हेलो। सर का फिर नेटवर्क गया। हाँ
सर है कि गए? बच्चे लोग छुट्टी, सब घर जाओ। सब गए। नेटवर्क इशू है सर, वेट करो। हेलो हेलो हेलो, बोलो। कहाँ से हो तुम? क्या? कहाँ से हो? घर में थी। मेरा फोन खराब हो चुका है, अभी क्या? भी बंद हो सकता है। हाँ, क्या हो क्या? मेरा फोन का स्क्रीन शटर हो रहा है, कभी कभी बंद हो जाएगा। चलो हम लोग लूडो खेलते हैं। हेलो हाँ, वही खेलना बाकी है। चलो लूडो खेलते हैं। तो भाई लूडो खेलिए। रोनी भी आए। ये रिकॉर्ड हो रहा रोनी है। ऑफ कर दो। ए वेट करो, किसका? सर का। सर बोले हैं वेट करने के लिए, तो वेट करो शांति से। कहाँ पे? कहाँ पे जहाँ वेट पे करना है है? वहीं पे, जहाँ पे बैठा हुआ है वहीं पे बैठ के। बैठा रहा, उठना मत। अकेले बैठना है? 4-5 को मिल जाओ तब बैठना, भजन करना बैठ के। तेरे इंग्लिश टीचर का क्या हाल है प्रगति? रोनी भैया का। हेलो का क्लास। अच्छा फिर जाओ तुम, माय जाओ इंटरनेट जाओ। इज नॉट वर्किंग, वी विल वेट। जाओ 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 तुम। कहाँ जाना है? We will wait for 15 minutes if not. ए सुनो, हाँ सुनाओ। ज्यादा ना होशियार मत बनो, सुनो। सर बोले हैं 15 मिनट्स वेट करने के लिए, उसके बाद अगर नहीं होगा कनेक्ट तो सब अपने अपने घर चले जाना। हम तो गाड़ी में है। समझा? नहीं। नहीं समझा ना तो समझेगा भी नहीं।
अरे हम तो गाड़ी में है, कहाँ जाएंगे? घोड़ी घर में बैठा हुआ है ना, फिर नहीं, सोए हुए हैं, सोए हुए हैं। बैठना मत, खड़ा हो जाना। अच्छा, बुक लेके गया है ना? क्या? तुम ये मेरा क्या आवाज है? हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ, बुक है, बुक है। बुक है क्या? बुक है तो पहुंचाओ। आप ले जाओ। आप और लेके गया कौन था? जो लेके गया पहुंचाएगा, आप ले जाओ। भाई जरा से बहुत आवाज हो रहा है। क्या बोला? वो तुम तो अभी छोटा है ना, नया नया आया है, रास्ता भटक जाएगा। छोड़ो, तुमसे भी क्या उम्मीद करना चाहते हो? बोल रहा है, ये आराम से छोड़ दीजिए आप। लो, हेलो। क्या हमारे को नो भाई, ये बास्केटबॉल खेल रहा है। क्या बोला? बोला चलो भाई। ठीक हो गया। उसको भी यार। एड्रेस बताओ, दे देते, एड्रेस बताओ। हेलो। एक दमदम एड्रेस, एक भाई एड्रेस नोट करिए था, कहाँ पे है? व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप कर दो, हमको नहीं याद रहेगा। व्हाट्सएप आ, कंपनी लॉ का क्लास चल रहा है, एड्रेस का नहीं। अरे ये कहाँ लिखा है? घर जाके सब बोले रीशेड्यूल हो जाएगा। कहाँ पर बोला? क्या? ईमेल किया? कथी मेल करना है? हेलो। हेलो। हाँ हाँ हेलो। अरे मेल क्या करना है? करना नहीं है, तुम बोल रहे ना रिशेड्यूल हो जाएगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। भाई जी सब ये रोनी ऐसे पड़ती है। आज पूरा अभी फाइल सब रोनी भी ऐसे। देखना पड़ेंगे। हम तो रोनी भैया कहेंगे, रोनी सर कहेंगे। आप भैया बोलते हैं। आप उनको फोन लगाऊं? रोनी भैया फोन लगाऊं?
वो ये सर का कमी हो गया आपकी पढ़ाई पढ़ाई बिजनेस लो हेलो 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 तो घर चल गया क्या क्या हुआ है तुमको? चुपचाप नहीं बैठ सकता है? सब एकदम शांत हो गया सब शांत नहीं होगा तो बड़बड़ाएगा। बड़बड़ाओ कोई नहीं बड़बड़ाएगा। शांति से बैठ जाओ। बाय। बाय वही बैठिए कदी करे हेलो यस सर वेट कर रहे हो आप लोग? यस सर यस अरे बाप रे नहीं। हाँ प्रगति यस हाँ सर सर। प्रगति भाग गई क्या? सर मत भाग, बोल के जा। नहीं भागे सर। ओके ठीक है। अरे नेटवर्क इतना इश्यू चल रहा है क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यू। नेट में हाँ नेट में क्या हो गया? नेट में कुछ नहीं, जब से ये आमफान के बाद से ना नेट मतलब रह ही नहीं रहा है, पकड़ बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब वैसे तो कल आया और उसके बाद से आ रहा है लेकिन स्टे नहीं कर रहा है, मतलब 2-2 मिनट छोड़ छोड़ के चला जा रहा है। और इतना जोर जोर से हवा चल रहा है ना यहाँ पर, हाँ जैसे उड़ा के लेके चला जाएगा। अब मोबाइल डाटा से नहीं चलेगा क्या ये? मोबाइल डेटा से मतलब मेरे यहाँ पर मोबाइल डेटा उतना है नहीं, और मेरे यहाँ पर मोबाइल डेटा भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। ओ, मैं वाईफाई से कनेक्ट कर लेता ना तो उतना मोबाइल डेटा रखता नहीं, समझ रहा है ना? हाँ तो इसीलिए ब्रॉडबैंड से ही कनेक्ट करता हूँ, लेकिन ब्रॉडबैंड का हालत ऐसा फिर से चला मेरा गया। खुद एक हफ्ते बाद मतलब इतने दिन बाद कल परसों नेट आया है। फिर से चला गया था, फिर से आया। ये लग रहा है यहाँ पर जो प्लग है ना कहीं पर, वो प्लग ना बार बार लूज हो रहा है, मतलब इतना हवा के कारण, मतलब देर मतलब बहुत ज्यादा विंड प्रेशर है। एक काम करो ना, हल्का सा कुछ टूथपिक टाइप उसमें लगा के तब प्लग में घुसा दो, टाइट हो नहीं जाएगा। मेरा प्रॉब्लम नहीं है ये, मतलब लोकल जो प्रोवाइडर है ना उसका वहां से कुछ प्रॉब्लम है, या फिर जो मेन ब्रॉडबैंड कनेक्शन जहां से आता है वहां कुछ प्रॉब्लम होगा। ओके ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी जितना हो सकता है कर लेते हैं, ठीक है? यस सर यस ओके सर ओके ओके ठीक है म्यूट कर लो। अच्छा देखो, हम लोग बात कर रहे थे ना कंपनी में इसका फीचर्स, कॉर्पोरेट फीचर्स पे बात कर रहे थे। तो अगर आप लोग एक बार फीचर्स पे गौर करो तो देखो फीचर्स में क्या क्या है कंपनी का। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी का सर पर्पस, हाँ बोलो। सर रिकॉर्डिंग क्लास सर फिर से चालू करिए ना सर रिकॉर्डिंग फिर से चालू करे? यस सर क्यों रिकॉर्डिंग बंद हो गया? यस शायद बंद हो गया बट पास किया है ये लड़का इसमें। नहीं
रिकॉर्डिंग चल रहा है सब लोग बात उत किए सर, वो भी आ गया होगा। और ठीक है, आने दो आने दो। बार बार ऐसे मुश्किल होगा, ये क्लास जैसे रहेगा ऐसे ही रहने देना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है छोड़ो, ठीक है चलो कंटिन्यू करो, जो होगा देखा जाएगा बाद में। यस सर। ठीक है चलो पढ़ाई करो। वो मैं देखूंगा, अगर हो सके तो मैं एडिट करने का कोशिश करूंगा। अरे एक रिकॉर्डिंग तो मैं एडिट करते गए और वो कहाँ गायब हो गया और मैं मिला ही नहीं मुझे। वो ये टैक्स का, इंटर का एक टैक्स का क्लास था, लास्ट क्लास जो लिया था, 2-3 जन अटेंड नहीं था, तो बोला था कि सर रिकॉर्डेड दे दो, और मैं उसको थोड़ा ठीक करने गया और क्या जो हुआ उसका पता नहीं, वो कहाँ गायब हो गया और मिल ही नहीं रहा है। 1.5 घंटा का, 1 घंटा 1 आवर 57 मिनट का क्लास था, उसको मैं ट्रिम कर रहा था, थोड़ा बहुत इधर उधर का बातें था, तो उसको मैं ट्रिम करने गया, वो 1.5 घंटा की जगह 1.5 मिनट ट्रिम हुआ, 1.5 घंटा ट्रिम होके गायब हो गया और बचा 1.5 मिनट। क्या बताऊं ऐसा सिचुएशन चल रहा है अभी टेक्निकल लेवल। ओके छोड़ो। तो देखो, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में जो फीचर्स है कंपनी का फीचर्स पे एक बार प्लीज ध्यान दो। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ये जो कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक है, इस पे मैं बात तो आगे बहुत ज्यादा करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना जान लो, ये कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी इसलिए कहा जाता है कंपनी को, क्योंकि एक कंपनी जब आता है, एक कंपनी को जब इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का ना एक अपना ही अस्तित्व होता है, मतलब उसका अपना खुद का एक पहचान होता है। लॉ के नजर में वो एक अलग ही एक मतलब आर्टिफिशियल इंसान बन जाते हैं। तो मतलब क्योंकि वो अपने नाम पे कंपनी तो बना ही रहा है, साथ में अपने नाम पे वो बिजनेस डील कर सकता है, अपने नाम पे किसी को कोर्ट में केस कर सकता है, कोई उस पे भी केस कर सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही किसी पे केस कर सकता है, वो भी मतलब उस पे भी कोई केस कर सकता है। मतलब वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो इंसान नहीं बनाता है, लेकिन उसको लॉ एक अलग ही एंटिटी मान लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इज परपिचुअल सक्सेशन। परपिचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि मेंबर्स आता जाता रहता है, कंपनी का ओनर्स चेंज होता रहता है, कंपनी का चेयरमैन चेंज होता रहता है, लेकिन कंपनी कभी खत्म नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि आज कंपनी बना दिया और कल मन किया और कंपनी को आप बंद कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। आपके मर्जी से कंपनी जरूर आता है, लेकिन आपके मर्जी से इतना आसानी से कंपनी बंद नहीं हो सकता। इसीलिए कंपनी का जो कैरेक्टर है वो परपेचुअल सक्सेशन पे टिका हुआ है, कि एक बार कंपनी, स्पेशली प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी ऑल्सो, प्राइवेट कंपनी फिर भी थोड़ा सा अगर आप उसको वाइंड अप करना चाहो, जिसको हम लोग बंद करना कहते हैं, उसको यहाँ पर लैंग्वेज यूज होता है वाइंडिंग अप करना, या फिर बोलते हैं कि लिक्विडेशंस पे लाना। तो ये वाइंडिंग अप जब हम कंपनी को करते हैं तो इतना आसान नहीं है, तो इसको इसलिए इसका ना कैरेक्टर है परपेचुअल सक्सेशन। क्योंकि कंपनी का ओनर, जैसे अगर आप टाटा को देखो, टाटा 1911 के टाइम पे, नियर अबाउट 1911-12 के टाइम पे टाटा एस्टेब्लिश हुआ था। आज टाटा का मतलब 2020 चल रहा है, 110-20 ईयर्स हो गया, टाटा स्टील गोइंग ऑन। ठीक है, तो इसके बीच में टाटा में कितना सारा लोग आया। जैसे अभी तो टाटा का जो चेयरमैन है चंद्रशेखर जी, वो तो टाटा ग्रुप, मतलब जो टाटा का जो फैमिली है, उस फैमिली से मतलब वो कोई ताल्लुक नहीं रखता, फिर भी वो टाटा का ओनर है, मतलब करेंटली टाटा का चेयरमैन है। ऐसे रतन टाटा तो है मतलब अभी भी, लेकिन रतन टाटा कोई भी कंपनी का पावर में नहीं है, शेयर होल्डिंग है, कंट्रोल कंपनी में मेंबर्स आता जाता रहेगा, लेकिन कंपनी का जो टाइम है वो चलता जाएगा। दिस इज द मेन थिंग, मतलब थीम ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि जैसे पार्टनर किसी कारण में अगर गुजर गया, अगर 2 पार्टनरशिप फार्म में अगर 3-4-5 पार्टनर है, अगर पार्टनरशिप फार्म का पार्टनर खत्म हो गए तो पार्टनरशिप बिजनेस खत्म। इंडिविजुअल बिजनेस, जिसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में तो प्रोप्राइटर मर गया मतलब बिजनेस कंप्लीट खत्म हो गया। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में अगर वो फैमिली यूनाइटेड नहीं रहा तो फैमिली खत्म, या फिर अगर फैमिली मेंबर्स गॉन, ठीक है, अगर एक फैमिली में 6 भाई होता था या 8 भाई होता था, इफ
8 भाइयों में से हर एक भाई खत्म हो गया या फिर वो लोग अलग अलग हो गए तो भी वो बिजनेस खत्म। लेकिन कंपनी लेवल पे एक बार कंपनी बन जाए ना तो उसको आप इतना आसानी से बंद नहीं कर सकते। दैट इज वाई कंपनी, ये आप बोल सकते हो कि ये इसका मतलब एडवांटेज भी है परपेचुअल सक्सेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है। लिमिटेड लाइबिलिटी, तो मतलब ये एक एक कैरेक्टर एक एक क्वेश्चन है। आप लोग एग्जाम पर्पस में मैं बात करूं तो एक एक कैरेक्टर एक एक क्वेश्चन है। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी में आता है। कंपनी का लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बेसिकली पब्लिक लिमिटेड के केस में या प्राइवेट लिमिटेड के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कंपनी का जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी में एक बार वो कंपनी का मेंबर हो जाए ना तो उसका जो अपना शेयर होल्डिंग है, उसका जो अपना पर्सनल शेयर होल्डिंग है वो उतना का ही लायबिलिटी लेता है कंपनी लेवल पे। मतलब अगर कंपनी में जब कंपनी बन रहा था तो मानो कि जैसे आप लोग बचपन में कंपनीज अकाउंट्स करते थे, उसमें मानो कि एक कंपनी का शेयर्स 10 रुपीज है, फेस वैल्यू 10 रुपीज, और वो कॉल होता था तो एप्लीकेशन में 2 रुपीज दिया, आपका कॉल अलॉटमेंट में और 2 रुपया दिए, फिर आपका आता है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह से। तो अगर आपका कुछ बचा रहता है लाइक आउट ऑफ 10 अगर आपका 2 रुपीज और फाइनल कॉल अभी भी पेंडिंग है तो आप लायबल हो कि वो 2 रुपीज आपको देना पड़ेगा। बट लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये हो गया कि अगर आपने आपका वो जो लाइबिलिटी था वो अगर दे दिए, इसके बाद अगर कभी भी फ्यूचर में जाके कंपनी किसी भी तरह का प्रॉब्लम में गिरता है तो कंपनी में आप उतना ही लायबिलिटी रखोगे जितना आप कंपनी के शेयर के प्रति लायबल हो। कंपनी आपका पर्सनल प्रॉपर्टी से कभी भी आपका मतलब प्रॉपर्टी से नहीं ले सकता। अगर लेगा तो आपका जितना लायबिलिटी है उतना आप दे दिए, लेकिन एक्सेस कभी भी आपके प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लगाएगा, आपका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है। लाइक टाटा कंपनी में अगर कुछ प्रॉब्लम होते हैं, मानो कि टाटा कंपनी मार्केट से लोन लिया, या रिलायंस अगर मार्केट से लोन लेते हैं और रिलायंस का जो बिजनेस है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा इंटरनेट में, एक बार प्लीज देखो, गूगल में दिखा रहा हूँ आपको कि जस्ट एक बार देखो। सपोज रिलायंस का मैं आपको इंडस्ट्री दिखाता हूँ। हाँ, रिलायंस का इंडस्ट्री दिखाता हूँ। रिलायंस ऑयल रिफाइनरी, रिलायंस का जो मेन बिजनेस है आप लोग जानते हो, ये देखो, ये है रिलायंस का मेन बिजनेस। रिलायंस सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, नो सर। स्क्रीन तो शेयर्ड है, नहीं दिख रहा है। नहीं सर। स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं दिख रहा है सर। कुछ भी इससे पहले पीडीएफ नहीं दिख रहा था? पहले दिख नहीं रहा था। सर, नहीं दिख रहा था। ओके वेट करो, नहीं दिख रहा था। वेट दिखा रहा हूँ, रुको। अब देखो तो कुछ शो हो रहा है? यस सर दिख रहा है। ओके, देखो दिख रहा है, गूगल दिख रहा है। यस सर। ये देखो, ये है गुजरात में, गुजरात के जामनगर में रिलायंस का ऑयल रिफाइनरी। जस्ट देखो हाउ बिग इट इज। इट्स अ ह्यूज फैक्ट्री, ह्यूज। नील देख चीज नील आर यू देयर? निकिता, नील आउट है, निकिता आছিস? ओके, ओ नील चले गए, नील नहीं, ओके कोई बात नहीं। तो ये है इसका, मानो कि ये इसका ऑयल रिफाइनरी है ना, गुजरात में रिलायंस का ऑयल रिफाइनरी है। तो अगर मानो कि फ्यूचर में इतना बड़ा बिजनेस को हैंडल करते हुए वो मार्केट से कोई लोन वगैरह लिया था, तो रिलायंस ने जो ये लोन वगैरह लिया होगा, तो अगर फ्यूचर में कभी भी वो लोन का कुछ पार्ट पेंडिंग रह जाता है तो क्या रिलायंस का अंबानी का मुंबई में जो घर है, क्या उस घर से वो प्रॉपर्टी से छीन के लाएगा? नहीं। हाँ, मैं आपको रिलायंस का घर दिखाता हूँ मुंबई में। हाँ, इसको उन लोग कुछ लैंटीना ऐसा कुछ नाम दिया है। जस्ट इमेजिन कि वो चाहे तो वहां से ले सकता है। रिलायंस हाउस मुंबई, ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये एक वीडियो फुटेज है। ये है रिलायंस का घर, दिस वन।
जस्ट लुक एट द हाउस, इसमें हेलीपैड वगैरह है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। एक एक फ्लोर में हेलीपैड वगैरह है, सब कुछ है इसके अंदर, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। नील एस चीज यस। ओके, ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ओके। तो देखो ये रिलायंस का घर है। अब मेरा समझाने का क्या कोशिश चल रहा था, मैं आपको यही बोलने का कोशिश कर रहा था, ये रिलायंस का बिजनेस है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी होते हैं। तो लिमिटेड लायबिलिटी में मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, क्योंकि कंपनी का फीचर्स होता है उसका लिमिटेड लायबिलिटी। अब कंपनी का ये लिमिटेड लायबिलिटी वाला फीचर्स किस पे लगता है? मेंबर्स पे लगता है। अब रिलायंस कंपनी का मेंबर, रिलायंस का मुकेश अंबानी एंड उसका फैमिली तो है, साथ में आप लोग भी, जैसे जो भी रिलायंस का शेयर परचेस करेगा वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। अब रिलायंस का जो वन ऑफ द मेन बिजनेस, जिसके कारण रिलायंस वर्ल्ड का वन ऑफ द फेमस बिजनेस है, कंपनी है, दैट इज उसका ये गुजरात का ये जामनगर वाला ऑयल रिफाइनरी। वो क्या करता है, दुबई वगैरह से प्लांट देख रहे हो आप लोग, दुबई वगैरह से तेल जो लाता है ना, मिडिल ईस्ट का जो भी कंट्री से तेल लाते हैं, वो तेल को लाके यहाँ पर रिफाइन करता है। वो एक्चुअल में क्रूड ऑयल होते हैं, वो क्रूड ऑयल को अलग अलग प्रोसेसिंग करके उससे पेट्रोल डीजल अलग अलग से बनाते हैं, और वही पेट्रोल डीजल वो अब एक इंडियन गवर्नमेंट को भी सेल करता है और दूसरे कंट्रीज को भी सेल करता है। उसी का एक्सपोर्टिंग का बिजनेस है इसका। अब मानो कि फ्यूचर में कभी भी इसका कुछ लायबिलिटी क्रिएट हुआ, जैसे मानो कैसा हो ही सकता है, जैसे उसका अनिल अंबानी का जो बिजनेस था, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन, हाँ आप लोग जानते होंगे रिलायंस का जो फोन बिजनेस था बिफोर जियो, जियो से पहले रिलायंस का फोन चलता था ना, फोन चलता था, नेटवर्क चलता था, उसका नाम था रिलायंस कम्युनिकेशन। वो रिलायंस कम्युनिकेशन मुकेश अंबानी का नहीं, उसका भाई का है, अनिल अंबानी का। लेकिन अनिल अंबानी का करंट सिचुएशन बहुत खराब हो चुका है, मतलब बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में वो आ चुके हैं, मतलब उसका लाइबिलिटी लेवल एकदम खत्म, उसका ग्राउंड लेवल पे आ चुका है। तो लेकिन मैं कहने का ही कोशिश कर रहा हूँ कि उसके बिजनेस का लाइबिलिटी है तो बिजनेस से ही चुकाया जाएगा। बिजनेस के प्रॉपर्टी को सेल करके अगर कुछ मिले तो ठीक है, लेकिन रिलायंस का पर्सनल घर पे हाथ नहीं लगा सकते। दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। यही लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। मतलब मुकेश अंबानी देख रहे हो ना, मुकेश अंबानी, ये मुकेश अंबानी के घर से नहीं ले सकते, इसका बिल्डिंग का नाम है एंटीला, ठीक है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैं जो भी समझा रहा था आप लोगों को कि ये लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट। हेलो, यस सर। ओके। तो कंपनी, हाँ बोलो। सर अगर कंपनी फुलफिल नहीं कर पाएगा तो जिसका लॉस होगा तो वो फिर कौन फुलफिल करेगा? वो उसका लॉस है। वो अगर अगर मानो कोई बैंक से लोन लिया था, ठीक है, सर मान लो कि बैंक से लोन लिया गया था, रिलायंस का ये फैक्ट्री को चलाने के लिए कोई बैंक्स वगैरह तो लोन देता ही है। जैसे रिलायंस रिसेंटली ऐसा हुआ है येस बैंक के साथ, वैसा हुआ है। येस बैंक का सिचुएशन बहुत खराब हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। येस बैंक एक बहुत ही फेमस बैंक है, आप लोग नाम भी सुने होंगे, तो वेरी रिनाउंड कंपनी, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, आप जस्ट देखो येस बैंक का शेयर का हालत देखो, देखो येस बैंक शेयर प्राइस। येस बैंक का शेयर का दाम चल रहा है अभी 27.40। मैं आपको एक बार इसका लास्ट एक साल का डेटा दिखाता हूँ। एक साल पहले क्या दाम चल रहा था, 150 करके, दिख रहा है आपको? आप लोग देख पा रहे हो क्या? यस सर। ओके, देखो 1 ईयर बैक 150 चल रहा था। अगर मैं आपको 5 ईयर का दिखाऊं, 5 ईयर्स में देखो 2018 में ये हाईएस्ट लेवल पे गया था सर। इसका शेयर का, एक शेयर का वैल्यू चल रहा था 382.85, 382, करीब करीब 400 रुपीज, 400 रुपीज एक शेयर का दाम था। अभी रिसेंट देखो, लास्ट 5 दिन का डिटेल देखो कि वो कहाँ चला गया था। एक लास्ट कुछ दिन पहले तो इसका दाम चला गया था एकदम, मतलब भयंकर हालत में। 1 मंथ पहले अगर आप देखोगे ना, इट्स अ वेरी, मतलब भयंकर सिचुएशन। 6 मंथ बैक अगर आप देखोगे, मतलब 14-15 में भी चला गया था, 14-15 में भी। अब रीजन क्या है, जो जैसे कि प्रगति ने सवाल किया कि अगर कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी किसी कंपनी को लोन देता है, तो अगर बाद में उसको अगर लोन वापस नहीं मिलता है तो वो कहाँ से लेगा? वो बिजनेस से ही लेगा। अगर बिजनेस से नहीं मिलता है तो वो उसका डिफॉल्ट है। पर्सनल प्रॉपर्टी में आप हाथ नहीं लगा सकते। ये येस बैंक मार्केट में मेनली जो लोन वगैरह दिया था वो जी को लोन दिया था। आप लोग जी कंपनी का नाम सुने होंगे, जी नेटवर्क। यस सर, यस सर। यस, ये जी जैसे और भी कुछ बड़े बड़े कंपनीज हैं,
ठीक है, तो जी ये सब को लोन दिया था, लेकिन ये लोग ना मार्केट में अपने आप को ना बना नहीं पाया, मतलब ये जी का बिजनेस खराब हो चुका, वो डिफॉल्टर हो गया। तो क्योंकि जी जैसे कंपनी उसको लोन नहीं दे पाया, तो ऑटोमेटिकली येस बैंक का भी क्या हुआ, वो भी उसको पेमेंट नहीं मिला, तो उसका क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया। मतलब जो लोन बैंक प्रोवाइड करते हैं, बैंक का मेन बिजनेस क्या है, वो कंपनीज को लोन प्रोवाइड करते हैं, बदले में इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ तो इंटरेस्ट तो दूर की बात, प्रिंसिपल अमाउंट भी उसका नहीं मिला। लेकिन आप प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लगा सकते। बिजनेस का लोन था, बिजनेस से लो, आप बिजनेस को एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन तो बनाए थे ना, तो यही कंपनी बनाने का ही फायदा होता है कि अगर मतलब ये एक एडवांटेज है कंपनी बिजनेस का, कि कंपनी बना के बिजनेस करने का यही एक एडवांटेज है कि आपका पर्सनल प्रॉपर्टी में कोई हाथ नहीं लगा सकता। आपको समझ में आ रहा है प्रगति? यस सर। ठीक है, यही है लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट का ही कॉन्सेप्ट है कि लायबिलिटी उतना तक लिमिटेशन है जितना तक का लायबिलिटी आप एज ए मेंबर लिए हो कंपनी से। ठीक है, आपका मेंबरशिप जितने का लायबिलिटी रखता है, एक्स्ट्रा आप नहीं दोगे, मतलब आपका पर्सनल प्रॉपर्टी से कभी नहीं लिया जाएगा। सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस में ये सिस्टम हो सकता है। एक नया पार्टनरशिप फॉर्मेशन हुआ है जिसको हम लोग एलएलपी के नाम से जानते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक्जैक्टली कंपनी जैसा उसको बेनिफिट मिले, इसीलिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि एलएलपी बिजनेस लोग करे। पार्टनरशिप बिजनेस ही होगा लेकिन उसको बेनिफिट मिलेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा कंपनी जैसा। यही है एलएलपी समझने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका एलएलपी टॉपिक है, जैसे कि सीएस में भी है, सीए में भी है। एलएलपी टॉपिक का मेन एलएलपी जो सिस्टम है उस पे वो पूरा का पूरा पार्टनरशिप पैटर्न पे ही चलेगा, लेकिन उसका जो बेनिफिट है, उसका जो कैरेक्टर है, वो बहुत सारा कैरेक्टर एंड बेनिफिट उसको कंपनी जैसा मिलेगा। दैट्स व्हाई नाम भी क्या रखा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इससे पहले पार्टनरशिप बिजनेस, सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस अनलिमिटेड लायबिलिटी होता था। अगर आप कहीं से लोन वगैरह लिए हो, अगर आप लोन टाइम पे नहीं दे पाते हो, या फिर आपका जो भी प्रॉपर्टी से है, अगर आप बिजनेस का जो पर्सनल एसेट है, बिजनेस एसेट से वहां से अगर भरपाई नहीं होता है, तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी भी छीन लिया जाता है। यही अनलिमिटेड लायबिलिटी का एक खराबी है, आप रास्ते में आ जाओगे, ठीक है, आपको घर से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन जब लिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो बिजनेस का लोन है, बिजनेस का प्रॉपर्टी से जितना हो सके लो, लेकिन आप पर्सनल प्रॉपर्टी में हाथ मत लगाओ। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, क्योंकि आप लोग जानते हो कि कंपनी को एक मतलब इंसान जैसा एक बेनिफिट मिलता है, वो अपने बिजनेस का नाम होता है उसका, उसके नाम पे लोन होता है, वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो किसी के साथ को कोर्ट में केस कर सकते हैं, उस पर कोई केस कर सकता है। ईच काइंड ऑफ बेनिफिट्स जो एक इंसान को मिलता है, सेम काइंड ऑफ बेनिफिट एक कंपनी को भी मिलता है। दैट्स वाई एक दूसरा तीसरा कैरेक्टर है, दैट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये सब मेनली कंपनी का कैरेक्टर एंड फीचर्स है, इस पे हम लोग और डिटेल्स में बात करेंगे। एक थ्योरी है कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। ये कॉर्पोरेट वेल थ्योरी के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग यूट्यूब चैनल में जाके, वहाँ पर मेरा इसके ऊपर एक बहुत डिटेल्स में मैंने बताया, आप प्लीज उसको एक बार करना। वहाँ पर मैं आज इस कॉर्पोरेट वेल थ्योरी पे मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है कॉर्पोरेट वेल पे, बहुत ही अच्छे से बता हुआ है, आप लोग प्लीज उसको गो थ्रू करना। जो नहीं कर लिए तो उसके लिए ठीक है। हाँ बोलो। अपना चैनल में नाम क्या की? केएसजी स्क्वायर, यूट्यूब में जाके केएसजी स्क्वायर सर्च करने से मिल जाएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी का यही एक सबसे मेन थीम है कि कंपनी जो है वो अपने मेंबर से अलग होते हैं। कंपनी अलग, मेंबर अलग, मतलब तुम्हारा ही कंपनी है, बिजनेस तुमने ही बनाया, मतलब सिंपल कहने का मतलब है। चलो फिर से एक बार इसका डेमो दिखा देते हैं। रिलायंस का ये कंपनी है, ये रिलायंस का कंपनी है। हाँ, इतना बड़ा बिजनेस, और भी बहुत सारा बिजनेस है, रिलायंस जियो है, रिसेंटली तो रिलायंस मार्ट आ चुका है। रिलायंस मार्ट मतलब ये एक नया बिजनेस लाया रिलायंस ने, कि वो गांव में जो छोटा छोटा किराने का दुकान होता है ना, ग्रोसरी स्टोर्स, वो लोग अपना प्रोडक्ट रिलायंस मार्ट के थ्रू से ऑनलाइन डिलीवरी कर सकता है। एक ऐसा प्लान लेके आया रिलायंस, और वो अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे बिजनेस को एक बहुत बड़ा कंपटीशन दे सकता है। तो अभी रोल आउट हुआ है, अभी आगे आगे पता चलेगा कि एक्चुअल में रिलायंस स्मार्ट कितना एक्टिव होता है, कितना मतलब एसेंशियल हो पाता है। लेकिन पॉइंट यहाँ यही है कि जैसे कि ये रिलायंस का कंपनी है, और ये रिलायंस का कौन है, मेंबर भी है और ओनर भी है। लेकिन नॉट ओनली
दैट पर्टिकुलर पर्सन, ये तो कंपनी का एस्टेब्लिशर भी है, मतलब प्रोमोटर भी है। हम लोग जैसे कोई भी जो भी कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं, मेरे पास करेंटली नहीं है, एक टाइम पे मेरे पास रिलायंस का शेयर था, तो जब मेरे पास शेयर था रिलायंस का तो मैं भी रिलायंस का मेंबर हुआ करता था। तो पॉइंट यही है कि अगर आप एक कंपनी का एक शेयर भी होल्ड करते हो तो आप भी कंपनी का मेंबर ही कहलाओगे। तो पॉइंट ये है कि कंपनी और कंपनी का मेंबर अलग, मतलब ये मुकेश अंबानी एंड मुकेश अंबानी का ये जो कंपनी अलग है, ये कंपनी अलग और मुकेश अंबानी अलग। लेकिन कोई बोलेगा कि कैसे अलग, यही तो बनाया इसको, इसी ने तो बनाया इसको। हाँ, बना सकता है, लेकिन यही कैरेक्टरिस्टिक है कि कंपनी और कंपनी का मेंबर अलग है, और अलग होने के नाते कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, और वो बेनिफिट भी मतलब हम लोग ये कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी में जानेंगे। Company is different from its member and veil can be lifted to disregard separate legal entity। ये separate legal entity के तहत अगर जरूरत पड़े तो भेल मतलब कंपनी और मेंबर के बीच में जो एक पर्दा दे दिया ना कि ये दोनों अलग, ये बीच का पर्दा उठाने का एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग वीडियो देखोगे ना, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर लूंगा, अगर आप लोग नहीं ढूंढ पाए तो प्लीज उसको देखना। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस है इस पे, सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस, वेरी फेमस केस। ठीक है, कंपनीज एक्ट में कोई भी मतलब नॉट ओनली फॉर दी CA CS CMA LLB स्टूडेंट्स, एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला स्टूडेंट, जो लोग IAS IPS का प्रिपरेशन लेते हैं, हर काइंड ऑफ मतलब उनको ना ये थ्योरी, ये कंपनी लॉ का ये जो पैटर्न है, ये कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, ये सोलोमन वर्सेस सोलोमन को हर किसी को जानना पड़ता है। आप लोग यूट्यूब में सर्च करके भी आपको पता चलेगा कि कितना फेमस केसेस है ये। मतलब जो लोग जनरल पढ़ाई करते हैं ना, WBCS या फिर आपका IAS IPS का, उनको भी ये थ्योरी पढ़ना पड़ता है, ये कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। तो आप लोग प्लीज उस पर एक बार गौर करना। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में हम लोग क्या जानेंगे, रजिस्टर्ड कंपनी विद ROC। कंपनी को रजिस्टर किया जाता है ROC में। ROC का फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मतलब जहां पर जाके, मतलब जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे जाके आपको अपना कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बेसिकली कंपनी का रजिस्टर है। ठीक है, गेट सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्टर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, कंपनी का सर्टिफिकेशन करने का एक मतलब एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ भाई ये कंपनी सर्टिफाइड कंपनी है, ये आगे जो भी बिजनेस करता है, लीगल बिजनेस करता है, कोई भी इलीगल काम नहीं करता, ये सर्टिफिकेशन देता है और इसको बिजनेस करने का लाइसेंस मिलता है। फॉर इजी फाइलिंग फ्लो स्पाइस, ये स्पाइस के बारे में आगे बात करते हैं। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में बात अगर करें तो शेयर कैपिटल कंपनी में कितना तरह का हो सकता है, नॉमिनल शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। ये तो आप लोग बचपन में अकाउंट्स में ही किए हो, मैं फिर भी एक बार आज बताऊंगा कि नॉमिनल, इशूड, कॉल्ड अप, पेड अप क्या होता है। ठीक है, शेयर्स में मेनली इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये दो ही होता है कंपनी में शेयर्स का मैटर। एमओए में देखो, एमओए और एओए का डिफरेंस एक बार देखो, शॉर्ट लाइन में देख लो, इट्स मतलब बेसिक डिफरेंस। आगे तो डिटेल्स है ही, बस यही मतलब इस पर्टिकुलर जगह में हम लोग बस बेसिक जगह ले सकते हैं। डिफाइंस ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ वर्क ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है और उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, मतलब वो क्या ऑब्जेक्टिव के साथ काम करने आया है और कहाँ तक वो काम कर सकता है। स्कोप मतलब कितना दूर तक जाके वो एक कंपनी अपना वर्क को संभाल सकते हैं। स्कोप क्या है इस पर्टिकुलर बिजनेस पे, स्कोप क्या है। कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ स्कोप डिफाइंड, मतलब एक कंपनी जैसे बता दिया कि भाई कोई कंपनी, एक कंपनी है जो बेसिकली ऑटोमोबाइल बिजनेस करने के लिए आया है, मतलब कार बनाना, मैन्युफैक्चर करना, इतना ही उसका बिजनेस है। लेकिन ऑटोमोबाइल बनाने के लिए आया है, उसका एमओए में लिखा हुआ है, लेकिन वो मोबाइल बनाना चालू कर दिया कि भाई मेरा बिजनेस ऑटोमोबाइल के साथ साथ मोबाइल बनाना भी है, दोनों अलग हो गया। आप आपके ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड नहीं जा सकते। आपका ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑटोमोबाइल। अगर आप, हाँ ऑब्वियसली कोई ऑटोमोबाइल बिजनेस वाले को मोबाइल बनाने के मना नहीं करता, लेकिन उसके लिए आपको अलग कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा, अलग एमओए बनाना पड़ेगा। इट्स अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस। आप अपना ऑब्जेक्टिव से नहीं हट सकते। दैट इज द मेन थीम ऑफ एमओए। अगर कोई इस पर्टिकुलर थीम से हटता है ना तो वो इलीगल माना जाता है और उस पर केस वगैरह होता है। इट्स अ ट्रिकी मैटर। आगे आगे डिस्कशंस करेंगे। एओए में क्या होता है, एओए ये बताते हैं आपको कि डिफाइंस रूल्स, एओए बताता है आपको डिफाइंस रूल्स, रेगुलेशंस और बायलॉज ऑफ कंपनी। यहाँ पर ये लिखा होता है कि ये कंपनी जो है इसका रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, किस तरह से ये कंपनी चलता है, और इसका बायलॉज मतलब उसके अंदर कुछ और भी लॉ है क्या, मतलब कंपनी का अपने ही लॉ के अंदर कुछ और लॉ है क्या जो कंपनी को मतलब बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस में हेल्प करता है। And another thing, company has power to alter it AOA
थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशंस। एमओए रोज रोज चेंज नहीं हो सकता, आप अपना ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना रोज रोज बदल सकते हो। जैसे अगर आपको सीए बनना है, सीएस बनना है, आप हेलो आप लोग हो ना? यस सर, यस यस। सर। ओके। तो आज अब आप लोग अभी डिसाइड कियो कि अभी आपको सीए बनना है, 2 मिनट बाद आप सोचते हो नहीं नहीं सीए नहीं बनना है मुझे ना, कुछ और ही बनना है, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। कोई सोच रहा है मैं सीएस बनूंगा, उसका पढ़ाई चालू कर दिया, 2 मिनट बाद अरे नहीं यार ये सब सीएस लाइन का पढ़ाई ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो मुझे ना कुछ और कर, मैं ना साइंटिस्ट बन जाता हूँ। ये इस तरह का लोग होते हैं, जानते हो ना। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब वो ना बस हर तरह का कोर्स के बारे में ना सिर्फ जानते रहते हैं, ये कोर्स कैसा है, वो कोर्स कहता है, सारा दिन इंटरनेट में ढूंढता रहता है। और कभी कभी ना पागल की तरह हर तरह का कोर्स, मतलब उनको इतना नॉलेजेबल हो जाता है ना इतना तरह का कोर्स के बारे में, लेकिन वो किसी घाट का नहीं रहता, मतलब वो खुद को ही नहीं पता वो उसको करना क्या है। ठीक है, तो बेसिकली एमओए कुछ वैसा चीज होता है कि आप रोज रोज अपना ऑब्जेक्टिव नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हाँ 5-10 साल छोड़ छोड़ के आपका ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकता है। आपका करंट ऑब्जेक्टिव सीए बनना, सीएस बनना, सीएमए बनना, इट्स ओके, बट आफ्टर 5 इयर्स जब आप एक कंप्लीट सीएस बन जाओगे, तो उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली सीए बनना नहीं रहेगा, तब आपका ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकता है। तब आप मे बी आपका ऑब्जेक्टिव हो जाए कि मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एज ए नॉलेज, मतलब कंप्लीट, क्योंकि मेरे पास एक नॉलेज है कॉमर्स लेवल का, तो मैं गवर्नमेंट लेवल पे सर्व करना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस आईपीएस बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप अलग लेवल पे सर्व कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अपना जो रेल मिनिस्टर थे सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल, दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, इवन सीएस और सीएस भी है बड़े बड़े लेवल पे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट लेवल पे काम करते हैं, गवर्नमेंट का सलाहकार होते हैं, एडवाइजर होते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकता है 5 इयर्स बाद, तो चेंज होगा ही, लेकिन रोज रोज चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हर 2-2 3-3 महीने में आपका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव चेंज करने के बारे में एमओए रोज रोज चेंज नहीं होता, इसलिए एमओए चेंज करने के बारे में इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया गया। एओए चेंज हो सकता है, आपका आपका मतलब काम करने का तरीका बदल सकता है, आपका रूल्स रेगुलेशन चेंज हो सकता है, आप किस तरह से अपना बिजनेस को चलाओगे, आप अपने को किस तरह से चलाओगे, ये चेंज हो सकता है ना। जैसे हम लोग पहले लाइव क्लास करते थे फेस टू फेस, अभी भी हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं लेकिन ऑनलाइन, तो ये हो गया ना एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव जो था पढ़ने का, वो ऑब्जेक्टिव तो चेंज नहीं हुआ। सीए बनने का ऑब्जेक्टिव, सीएस बनने का ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट अकाउंटेंट बनने का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हमारा चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारा तरीका बदला है। आई होप कि पॉइंट क्लियर है आपको एमओए और एओए का। हेलो, यस सर। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है, म्यूट करो। और एक चीज देखो, यहाँ पर शेयर्स के अंदर इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर विद यूनिफॉर्म राइट्स एंड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ये दोनों चीज अलग होते हैं। इस पे भी आगे बात करेंगे कि यूनिफॉर्म राइट्स क्या होते हैं एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, इस पे भी आगे बात करते हैं। ओके, तो ये था टोटल कंपनी लॉ में हम लोग क्या क्या मैटर पे डिस्कशंस करेंगे आप लोगों के सिलेबस वाइज। बेसिक है, यही इंट्रोडक्टरी कंपनी लॉ है। इंटर में आके आपको और डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल्स है वहां पर। ओके, कुछ प्रोसीड करते हैं आगे थोड़ा सा। जैसे कि आप लोग देख लो, कुछ ये सब एमसीक्यू क्वेश्चंस है, वेरी फेमस एमसीक्यू क्वेश्चंस यू विल गेट फ्रॉम हियर। इंट्रोडक्शंस में देखो, द कंपनीज एक्ट 2013 वाज एनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ relating to the companies. The Companies Act 2013 was preceded by the Companies Act 1956. जैसे कि मैं पहले आपको बोला था, इससे पहले जो Companies Act था वो 1956 में था, उसके बाद 2013 वाला एक्ट आया है। Due to change in the national and international economic environment and to facilitate expansion and growth of our economy, the central government decided to replace the Companies Act 1956 with a new legislation. The Companies Act 2013 contains, please गौर करना, 470 sections and 7 schedules. इस Companies Act में 470 sections है and 7 schedules है। Very important question. The entire act has been divided into 29 chapters. Total act को 29 चैप्टर में बनाया गया है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कंपनीज एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन 29 चैप्टर में बांटा गया। जैसे आप लोग किताब पढ़ते हो, आपकी किताब में चैप्टर होते हैं, सेम टू सेम ये जो एक्ट है इसका भी चैप्टर है। ये किताब मिलता है, इसका फुल वॉल्यूम भी मार्केट में अवेलेबल है। गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल गजेट वाला है वो भी मार्केट में अवेलेबल होता है, उसी से प्रिंटेड करके मार्केट में छापा जाता है, ताकि आप लोग अगर ओरिजिनल लेवल पे
पढ़ना चाहते हो तो आप लोग ऑनलाइन परचेज करके पढ़ सकते हो, लेकिन इससे पहले आपको ये चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएस जैसा कुछ पढ़ाई थोड़ा बहुत इंटर लेवल तक करने के बाद आप इसको अच्छे से अडॉप्ट कर पाओगे, और फिर आप देश को चलाने का सिस्टम, स्पेशली बिजनेस लेवल पे कंपनी को चलाने का फुल पैटर्न यू विल गेट टू नो। किताब आप लोग जो अभी सीए सीएस सीएमए लेवल पे जो पढ़ रहे हो अभी, इट्स जस्ट ये ट्रेलर है, लेकिन रियल वर्ल्ड जो है ना, इट्स अ बिग वर्ल्ड। उसमें आपको और बहुत जानना पड़ेगा, उसमें आपको डेली कुछ ना कुछ न्यू मैटर पे काम करना पड़ेगा, तब जाके ये सब किताब, ये जो ओरिजिनल कंपनीज एक्ट 2013 का जो एकदम ओरिजिनल हार्ड कॉपी पढ़ोगे ना, इट्स अ ह्यूज थिंग। मतलब आप लोग, अगर मैं चाहूंगा कि आप लोग उसी लेवल पे अपना नॉलेज को बढ़ाओ, ताकि आगे जाके किसी का हेल्प ना लगे, आप खुद ही बैठो, 1 महीना बैठो, आप पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट में छान मार लो, और फिर जो कोर्ट में जाके लड़ लो अपने कंपनी के लिए, दूसरे कंपनी के लिए। हाँ, कितना सारा केसेस होता रहता है, आपको क्या बताऊं, मतलब क्या इंटरेस्टिंग लेवल पे अगर आपको एक्ट, कंपनीज एक्ट पता होगा, तो आप किसी भी लेवल पे अपना जो कंपनी है उस पे, मानो कि जैसे एप्पल और सैमसंग पे केस चलता है। कैसा केस चलता है? सैमसंग ने अचानक से एप्पल पे केस लगा दिया, कोर्ट पे केस शू कर दिया कि सैमसंग, एप्पल पे केस ये किया कि एप्पल वो एप्लीकेशन यूज कर रहा है जो पहले सैमसंग बनाया था, तो बेसिकली दिस इज अ कॉपीराइट केस। अब ये कॉपीराइट केस अगर मतलब सच में है कि नहीं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि वो किस मैटर पे बात कर रहा है, फिर आपको कोर्ट में जाके बोलना पड़ेगा कि एक्चुअल में मतलब उनका ऐप अलग, आपका ऐप अलग। तो अगर आप एप्पल का लॉयर हो, आप एप्पल का अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हो, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो यू हैव टू शो टू द जज कि what is the real legal act in the companies act and what is the reality of that particular applications जिस पे सैमसंग एप्पल पे केस शू करना चाहता है। इस तरह का केसेस चलता रहता है, इट्स अ वेरी हार्डकोर रियलिटी। मतलब आप लोग, मतलब जैसे ही रियल वर्ल्ड में आओगे ना, आपको पता चलेगा। तो इसलिए प्लीज डेप्थ में जानो, ताकि रियल वर्ल्ड में बिग कंपनीज के साथ आप लोगों को काम करने का मौका मिले। मैं आपको इसीलिए इतना सारा बात कहता रहता हूँ, ताकि आपको पता चले। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग क्यों सीए बनना चाहते हैं, क्यों सीएस बनना चाहते हैं, क्यों सीएमए बनना चाहते हैं, भूल जाते हैं। तो इसी को मैं बीच बीच में आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि व्हाट इज द रियलिटी, कि ये सब प्रोफेशनल कॉमर्स पढ़ाई करके आपको आगे क्या मिलने वाला है। Okay. A substantial part of this act is the form of company rule. The Companies Act 2013 aims to improve corporate governance. सबसे मेन थीम कि कॉर्पोरेट लेवल पे गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस इन द गवर्नमेंट लेवल। मतलब एक कंपनी कितना स्मूथली चले, जैसे कि एक कोई भी सरकार, जैसे आप लोगों को पता है, आप लोग देख रहे हो, जैसे वेस्ट बंगाल में आप लोग हो, अभी जो लोग वेस्ट बंगाल से बचपन से हो, दे ऑल नो कि हाउ आवर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट करेंटली रनिंग। मतलब नॉट ओनली जस्ट आफ्टर आम्फान साइक्लोन, बट बिफोर आम्फान साइक्लोन ऑल्सो, कि क्या केओस बना के रखा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट यहाँ पर। मतलब जो भी गवर्नमेंट को संभाल रहा है बहुमत से है, मतलब फुल मेजोरिटी के साथ है तृणमूल गवर्नमेंट, बट वी कैन सी इट क्लियरली कि इट्स फुल केओस हैपनिंग आउटसाइड देयर। मतलब ये जो करंट गवर्नमेंट चल रहा है ना, इट्स फुल केओस में चल रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट चलाने का पैटर्न नहीं है, दैट मीन्स गवर्नेंस नहीं है। यही चीज जो पॉलिटिक्स आप लोग पेपर, न्यूज़पेपर में देख रहे हो, सेम काइंड ऑफ थिंग अगर कंपनी या बिजनेस लेवल पे बात करें, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका कंपनी एक प्रॉपरली स्मूथली चले, किसी भी तरह का पॉलिटिक्स, किसी भी तरह का मतलब रॉन्ग डिफॉल्टिंग कंसेप्ट आपके कंपनी के अंदर ना चले, सभी के साथ सबका एक प्रॉपर एक बॉन्डेज हो, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि कोई भी बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंडिया में अगर टाटा, रिलायंस, ये सब कंपनी बड़ा क्यों बन पाया जानते हो? एक हर कोई बड़ा बनना चाहता है, हम लोग देखते हैं, लेकिन हर कोई बनने इसलिए नहीं पाता क्योंकि सबका गवर्नेंस प्रॉपर नहीं होता। तो जिसका गवर्नेंस प्रॉपर होगा वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सिंप्लीफाई रेगुलेशंस, रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इजी, इतना भी टफ मत कर दो कि वो हजम करने लायक ही ना हो, ठीक है? इसलिए रेगुलेशंस सिंप्लीफाई होना चाहिए। स्ट्रेंथ इन द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, मतलब जो लोग छोटा छोटा इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब करोड़ों अरबों रुपए में इन्वेस्ट नहीं करता, वो शायद रिलायंस का 50 शेयर होल्ड करके रखा है, 100 शेयर होल्ड करके रखा है, हार्डली 10,000 1 लाख का शेयर होल्डिंग है, तो दे आर द स्मॉल माइनर शेयर होल्ड माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। इनका भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि कंपनी लेवल पे हो सकता है कि एक इंडिविजुअल लेवल पे 10,000 उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपनी के लिए एक 10,000 का इन्वेस्टमेंट, मतलब रिलायंस के पास अगर मैं 10,000 का इन्वेस्टमेंट करूं, ये क्या बड़ा बात है? मेरा परसेंटेज ऑफ शेयर्स का अगर काउंटिंग होगा ना, मतलब 0.00000001% भी नहीं होगा। मैं आपको एक बार एक चीज दिखाता हूँ, रिलायंस का करेंट मार्केट कैपिटल,
जस्ट लुक एट दिस। रिलायंस करंट मार्केट कैपिटल थोड़ा कम हुआ है आफ्टर दिस इकोनॉमिक स्लो डाउन, ये जब से ये लॉकडाउन के बाद थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी रिलायंस मार्केट कैपिटल आप लोगों को कुछ दिख रहा है यहाँ पर? देखो तो एक बार रेवेन्यू देखो एक बार इसका। हेलो, देख रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। देखो इसका रेवेन्यू दिख रहा है, आप लोग अपने हाथ से जूम भी कर सकते हो। 6,22,809 करोड़ उसका रेवेन्यू है 2019 का। 87 बिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू है। इसका ऑपरेटिंग इनकम है 92,556 करोड़, 13 बिलियन डॉलर का ऑपरेटिंग इनकम है। और नेट इनकम है इसका 39,388 करोड़ का। और उसका टोटल एसेट देखो, यही उसका मेन मार्केट कैपिटल है। उसका टोटल एसेट है 140 बिलियन डॉलर का। इसको अगर करोड़ों में देखा जाए तो करीब 1,04,6 करोड़, 1,02,406 करोड़ इतने का कैपिटल है उसका। ठीक है, उसका कितना कितना बिजनेस है देखो। जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम, जियो पेमेंट बैंक, जियो सावन, हाँ, नेटवर्क 18, हाथवे, डेन नेटवर्क। हाथवे एक ब्रॉडबैंड कंपनी है। डेन नेटवर्क्स, फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड, मुंबई इंडियंस जो क्रिकेट टीम है, ठीक है, ये उसका मेन सब्सिडरी बिजनेस है। मतलब ये सब मिला के रिलायंस का बिजनेस होता है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल रहा है कि क्या एक्चुअल में है इतना बड़ा बिजनेस में। अगर मैं 10,000 रुपीज, मानो कि इसमें मेरा 10,000 रुपीज है, अब ये 10,000 कितना परसेंटेज होगा? तो शायद मेरे लिए मेरा 10,000 बहुत बड़ा है, लेकिन क्या रिलायंस के लिए मेरा 10,000 इतना इंपॉर्टेंस ही रखता है? शायद रखता है, क्योंकि मेरे जैसा लाखों लोग 10,000 करके देता है, तब जाके ये रिलायंस बना है। लेकिन पहले क्या होता था, ये माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को ना उतना अच्छे से ना देखा नहीं जाता था, ताकि उनका पैसा का उतना भी वैल्यूएशन नहीं था। तो न्यू कंपनीज एक्ट इस पर्टिकुलर मैटर पे बहुत ज्यादा जोर दिया है कि इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेट द रोल ऑफ व्हिसल ब्लोअर्स। व्हिसल ब्लोअर्स क्या, कौन होते हैं जानते हो? व्हिसल ब्लोअर्स मतलब जो कंपनी के अंदर कोई रहता है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस के अंदर ही कोई रहेगा, ठीक है, लेकिन वो कंपनी की एम्प्लॉय है, लेकिन उसका नाम कभी किसी के सामने नहीं आएगा। अगर कभी भी उसको कभी भी लगे कि कंपनी के अंदर कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अपने फायदे के लिए, चाहे वो मुकेश अंबानी खुद ही क्यों ना हो, या फिर कोई और जो कंपनी के कोई बड़े पोस्ट में है, और वो अपने हिसाब से कंपनी का मैटर, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, तो वो अपने हिसाब से अपने मतलब कंपनी को ना मैनिपुलेट कर रहा है, कोई भी डेटा मैनिपुलेट कर रहा है, तो वो व्हिसल ब्लोअर को मौका मिला कि अगर आपको कभी भी कुछ भी गलत दिखे तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होते हैं, एमसीए, ठीक है, एमसीए को कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। अब ये सब साइट आप लोग ना थोड़ा विजिट किया करना, ठीक है। मैं आपको ये अच्छा हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन का, मैं तुरंत आपको कुछ भी शो कर सकता हूँ, है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हेलो हेलो, अरे कहाँ? हाँ सर। ओके ओके, अरे कम से कम जब मैं कुछ पूछूं तो हाँ या ना तो बोला करो। ओके, देख रहे हो, देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स साइट दिख रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंडियन गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री है, ये कंपनीज को देखता है सर, कंपनी कितना कंपनी है इंडिया में, ठीक है, कितना कंपनी है, वो कंपनी किस तरह से आता है, एक्ट रूल्स, ठीक है। एमसीए का सर्विस देखो, एलएलपी सर्विस देख रहे हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, डिजिटल सिग्नेचर, डीआईएन, मास्टर डेटा, लॉट्स ऑफ वर्क इज देयर, लॉट्स ऑफ वर्क। हाँ, अब इमेजिन नहीं कर सकते, ये मिनिस्ट्री लेवल पे जो लोग हैं वो लोग काम करते हैं, मिनिस्टर लोग नहीं सर, ऑफिसर लोग काम करते हैं, आप लोग जैसे सीएस लोग भी काम करते हैं, मेनली दे आर द मतलब हैंडलर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये देखो क्या करते हैं, MCA regulate corporate affairs in India through the Companies Act 1956, 2013 and other allied acts, bills and rules. MCA also protects investors and offers many important services to stakeholders. This site is your gateway to all service guidance and other corporate affairs related information.
ठीक है, मतलब एक इंडिया में कंपनी कैसे चलते हैं, किस तरह से चलता है, डिटेल्स ईच एंड एवरीथिंग यही ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करते हैं। तो आप लोग अच्छे से जानोगे तो आप लोग गवर्नमेंट लेवल में भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाओगे, क्योंकि यही लोग, आप ही लोग हो जो लोग गवर्नमेंट लेवल पे जाके ये सब पर्टिकुलर वर्क को कर पाते हैं। और स्पेशली सीए, सीएस एंड सीएमए, दे आर द मेनली इन पे फोकस होता है। तो ऐसे गवर्नमेंट का जॉब क्राइसिस जरूर हो सकता है, लेकिन आप लोग जैसे लोग जो लोग प्रोफेशनल लेवल पे हो उनका जॉब क्राइसिस नहीं होगा सर, अगर आप अच्छे लेवल पे अपने आप को बिल्डअप करोगे तो कभी नहीं होगा। तो मैं फिर से आता हूँ अपने सॉफ्ट कॉपी पे। तो विसल ब्लोअर का काम आपको एक थोड़ा बहुत समझ में आया। मैं आगे आगे विसल ब्लोअर का जो यूज है मैं आपको बताऊंगा। वो बेसिकली वो सीटी मार देते हैं ना, मतलब बेसिकली वो सीटी मार के सबको सावधान कर देते हैं। दैट्स व्हाई दे यूज द वर्ड विसल ब्लोअर्स, ठीक है। Thus this enactment seeks to make our corporate regulation more contemporary। कंटेम्पोररी का मतलब समझते हो ना, जो चलन है, चलन मतलब जो आज काल का है, मतलब ये करंट लॉ एकदम मॉडर्न बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। ऐसा नहीं ओल्ड फैशन कंपनी पैटर्न पे चल रहा है, ऐसा नहीं है, एकदम मॉडर्न पैटर्न पे इस पर्टिकुलर बिजनेस को बनाया गया है, एक कंपनीज एक्ट को बनाया गया। तो ये अभी देखेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहाँ कहाँ इसको अप्लाई किया जाता है। The provision of this act shall apply to companies incorporated under this act under any previous company law। मतलब कुछ पुराना अगर कोई कंपनी लॉ के अंदर कोई कंपनी एस्टेब्लिश हुआ है उसके लिए भी लागू होता है। जैसे हम लोग अभी एक चीज देखे कि ये एमसीए क्या लिखा है यहाँ पर कि थ्रू द कंपनीज एक्ट 1956 2013 एंड अदर एलाइड एक्ट, मतलब और भी कोई सहयोगी एक्ट अगर है तो 1956 वाला एक्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें अगर जो भी कंपनी 56 एक्ट के बाद 56 एक्ट के तहत इंडिया में आया था, उस एक्ट के हिसाब से आया था, तो वो कंपनी भी 2013 के अंदर आता है। इंश्योरेंस कंपनीज नॉर्मली इंडिया में चलता है आईआरडीए एक्ट के हिसाब से, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 एंड और एक है इंश्योरेंस एक्ट 1938। ये दोनों एक्ट इंश्योरेंस कंपनी को जरूर चलाते हैं, लेकिन अगर वो कंपनी है तो वो भी कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्ट लाइव दिखाता हूँ, आपका आइडिया जितना क्लैरिटी होगा उतना अच्छा, फटाफट गौर करना। जैसे इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से चलता है, लेकिन जैसे मैं एक इंश्योरेंस कंपनी का नाम लेता हूँ आपके सामने, LICI, ओके, LICI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब एक बार देखो LICI का शेयर प्राइस देखो। शेयर प्राइस दिखाने का मतलब यही हो गया कि ये LIC मार्केट में शेयर में लिस्टेड है। ये देखो LIC हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, शेयर मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है। तो और भी कुछ नाम लेते हैं, जनरल इंश्योरेंस, देखो जनरल इंश्योरेंस ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शेयर प्राइस। जनरल इंश्योरेंस का देखो, जनरल मतलब नॉन लाइफ, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट का है, जैसे कि जो लाइफ रिलेटेड छोड़ के, जैसे कि कोई गाड़ी का हो गया, फायर का हो गया, किसी भी लाइफ छोड़ के एनी काइंड ऑफ थिंग पे जो भी इंश्योरेंस होता है वो जनरल इंश्योरेंस पे आता है। वो ये अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा मतलब इंश्योरेंस कंपनी है ये। आप देख सकते हो उसका रेवेन्यू 18,436 करोड़ का रेवेन्यू है इसका, $2.6 बिलियन। इसका बहुत सारा सब्सिडियरी है, GIC, RE साउथ अफ्रीका लिमिटेड, GIC ऑफ इंडिया, UK ब्रांच, मोर, ये बहुत है। लोकेशन देखो, दुबई, कुआलालंपुर, लंदन, मॉस्को, ये जनरल इंश्योरेंस का इतना बड़ा ब्रांच चलता है। तो ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ना, तो हो सकता है कि ये कंपनी ये इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से चलता है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योरेंस एक्ट के तहत चलता है, लेकिन क्योंकि ये कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के अंदर भी इसको लाया जाएगा, मतलब ताकि ये सब छोटा छोटा मैटर कुछ बाइफर्केशन ना क्रिएट कर दे, इसीलिए इसको लिखा जाता है कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हो कोई बात नहीं, अब IRDA एक्ट के तहत चलो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के तहत चलो। लेकिन अगर आप कंपनी के हिसाब से मार्केट में लिस्टेड हो, अगर आप ऐसे कंपनी मार्केट में बिजनेस करते हो, चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो, तो आपके अंदर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज के ऊपर लागू होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है, BR एक्ट भी कहते हैं। लेकिन अगर आप बैंक हो लेकिन साथ में आप कंपनी भी हो, जैसे ही मैं शेयर प्राइस दिखाऊंगा तो आपको फिर से पता चल जाएगा। जैसे अभी मैं येस बैंक दिखाया था, आपको मैं SBI दिखा देता हूँ, ठीक है। SBI इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया, 151.60, क्या भयंकर शेयर का दाम गिरा है इसका। लॉकडाउन से पहले मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ पहले देखो इसका शेयर का दाम चला था 180 के आसपास, और भी ज्यादा 190। 6 मंथ्स पहले देखो 350 चल रहा था, कहाँ गिरा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन। जस्ट इमेजिन इकोनॉमिक स्लो डाउन क्या चल रहा है। तो पॉइंट यही है कि अगर आप स्टेट बैंक हो
ठीक है, नो कोई भी बैंक इंडिया में नेशनलाइज्ड बैंक नियर अबाउट 1920 नेशनलाइज्ड बैंक, लॉट्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स, तो बहुत सारा बैंक्स है इंडिया में। तो इतना सारा बैंक ऑब्वियसली बैंकिंग रूल्स के हिसाब से चलता होगा, है ना, बैंक्स बैंकिंग रूल्स के हिसाब से चलता होगा, 1949 बियर एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। लेकिन अगर आप कंपनी हो, और हर एक बैंक इंडिया में नॉर्मली कंपनी है, कुछ बैंक अभी तक कंपनी नहीं बना है, ठीक है, बट मैक्सिमम बैंक इंडिया में कंपनी है। अगर आप कंपनी हो तो आपके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाता है। Next, companies engaged in the generation of supply of electricity, except where the provision of the above act are inconsistent with the provision of the Electricity Act 2003. अगर नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चलता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से, लेकिन अगर किसी जगह में इलेक्ट्रिसिटी के साथ वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है तो वहां पर उसको लागू नहीं किया जाता। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी किस तरह से मार्केट में एज ए कंपनी चलता है। गौर करना, जो लोग कोलकाता में रहते हो दे विल ऑब्वियसली नो, कोलकाता का वन ऑफ द बिग कंपनी है, इवन वो इंडिया का भी वन ऑफ द बिग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है, CESC। देखो अभी रिसेंटली ममता बनर्जी के साथ CESC का बहुत झगड़ा चल रहा है, ठीक है, क्योंकि CESC ने कोलकाता में प्रॉपर लेवल में मैनेज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनके पास डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम नहीं है। इतना बड़ा डिजास्टर हो गया, इतना बड़ा कंपनी है, संजीव गोयनका ग्रुप का कंपनी है, गोयनका ग्रुप का, वो पुणे वॉरियर्स का जो टीम था वो इन्हीं का टीम था, CESC लिमिटेड का पूरा कैलकाटा एरिया में, कैलकाटा, हावड़ा, हुगली, बहुत सारा, मतलब कोलकाता एंड कोलकाता का जो अर्बन एरिया में ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देता है। 555 करके इसका शेयर का दाम चल रहा है। तो जस्ट इमेजिन, अगर मैं 6 मंथ्स का भी देखूं तो करीब 800 के आसपास शेयर का दाम था, और अभी नीचे चला गया था बीच में, लेकिन फिर से 550 के आसपास। तो ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत चलता है, लेकिन क्योंकि ये कंपनी है तो इसके अंदर कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल होता है। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को। Any other company governed by any special act for the timing in force, and such body corporate which are incorporated by any act for timing in force and as the central government may by notification specify in this behalf. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी टाइम पे किसी भी कंपनी पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल करता है तो वो ऑब्वियसली वो उस पे भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये था कंपनीज एक्ट का एप्लीकेशन का जगह। और अभी हम लोग 2 मिनट बस बात कर लेते हैं कंपनी एंड इसका मीनिंग पे। फीचर्स पे तो बात कर ही चुके हैं, एक बार मीनिंग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, ए कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल बीइंग है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इनविजिबल है, दिखता तो नहीं है, ओनली वी कैन महसूस, ओनली वी कैन फील इट। इंटेंजिबल है, कंपनी थोड़ी ना टेंजिबल है, इंटेंजिबल। एग्जिस्टिंग ओनली इन दी कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, सिर्फ लॉ को पता है कंपनी है। आप अपने घर पे भी कंपनी बना सकते हो, कंपनी कहीं पर दिखता नहीं है। किसी का ऑफिस से बोलेगा ऑफिस ही उसका कंपनी नहीं, ऑफिस इज नॉट द कंपनी। कंपनी मतलब बिजनेस, कंपनी मतलब जो रियलिटी में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके प्रॉफिट मेकिंग करके बिजनेस करता है, वो है कंपनी। तो ये कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ में है, ये कहीं दिखता नहीं है। बीइंग ए मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ, it possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it. जो कंपनी को बनाते हैं, चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन कन्फर्स अपॉन इट, दैट मींस जो कंपनी को बनाते हैं उन्हीं को पता है इसका प्रॉपर्टी क्या है, आइदर एक्सप्रेसली और एज एक्सीडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस। इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर हैने क्या बोल रहे हैं? ए कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन व्हिच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ऑब्वियसली क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी with a perpetual succession and common seal। एक स्टैंप होता है ना कंपनी का, एक सील होता है, थप्पा। This definition sums up the meaning as well as the features of the company functionality। That means ये जो कंपनीज का जो डेफिनेशन है, ये मिस्टर हैने का डेफिनेशन बहुत पॉपुलर है। इसी का डेफिनेशन कोई बाद में कंपनी के फीचर्स में बदला गया है। However, the Act defines the term company a bit differently. Section 2, subsection 20 of the Companies Act 2013 defines the term company. Company means a company incorporated under this Act or under any previous company law. As we shall progress under this chapter, the meaning of the term company will be understood by the student। मतलब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग डिस्कशंस किए थे सेपरेट लीगल एंटिटी पे, परपेचुअल सक्सेशंस पे, लिमिटेड लायबिलिटी पे एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पे। लीगल सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स, change in member does not affect existence of the company। limited liability मतलब liability of company different from liability of members। and artificial judicial person मतलब company can act through human agency only, company can contract, sue and be sued in its own name।
इसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इसी पॉइंट पे यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग प्लीज एक बार गो थ्रू करो, कुछ केसेस भी है, एक बार गो थ्रू करो। मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट केस है उसको भी डिस्कशंस करूंगा, ठीक है। इसको डिस्कशंस करने के बाद ये कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी मैं आप लोगों को एक बार बताता हूँ कि आज मैं जो भी इंट्रोडक्टरी आपको बताया, आप लोग एक काम करो कि जो मैं अभी ना इसको मैं शेयरिंग को मैं ऑफ करता हूँ और मैं आप लोगों के सामने आता हूँ, ठीक है। मैं शेयरिंग को ऑफ करके आप लोगों के सामने आता हूँ, वेट।